नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और इस सेशन में हम बात करेंगे कि संविधान बना कैसे। और आम जानकारियों में तो हम देखते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पार्टीशन के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती रही, लेकिन कुछ उसके बनाने में कुछ सेंट्रल आइडियाज थे जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जो महापुरुष कहा जाए, उन लोगों ने कितनी मेहनत की, कितना खर्च आया, कौन सी उनके बीच स्वतंत्रता आंदोलन की भावना काम कर रही थी, इन सब मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एन इजी टास्क, इट वॉज एन herculean task. It was biggest achievement of the Indian people to formulate Indian Constitution. इतना बड़ा संविधान और इतना क्लियर तरीके से लिखा गया कि आज तक हम उसको एक ब्रिलियंट संरचना मानते हैं। आज तक हम चाहे जितनी कोशिश कर लें संविधान को डिफेम करने की, बदनाम करने की, संविधान को ये बोल के कि संविधान इनवैलिड है, आज तक संविधान ने हमें दिया क्या है, ये सब बातें बोल के चाहे हम जितना भी उसको कमतर कर लें, लेकिन संविधान आज भी उसी अपने गरिमा में, उसी अपनी ताकत में, उसी अपनी प्रासंगिकता में बना हुआ है। और ये संविधान है तो हमारे अधिकार हैं, ये संविधान है तो सरकारें डरती हैं, ये संविधान है तो देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ये देश का संविधान ही है कि हमको भारतीय होने पे गर्व का एहसास कराती है। ये संविधान ही है जो हमें स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को याद दिलाती है। ये संविधान ही है जो हमें ये बताती है कि गुलामी में होना और स्वतंत्र होने में क्या फर्क है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच सिग्निफाइज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस कंपेयर देन subjugation, what is the importance of nationality, citizenship in the comparison of slavery। तो ये सब बातें हमें संविधान ही बताता है। संविधान वो दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है जो हमें बताता है कि किस तरीके से देश की व्यवस्था चलेगी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी संस्था कैसे चलेगी। और यह भी बताता है कि आम जनता के जो अधिकार हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस है, कैसे फुलफिल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन गाइडलाइन ऑन विच वी आर differentiating, we are getting guidelines for the fulfillment of aspirations of common people, political, social, economical, cultural, as well as guidelines for the working of legislature, executive, judiciary, all the institutions in this country। तो एक दस्तावेज है। अब संविधान जब हमने लिखा तो क्यों जरूरत महसूस हुई? ये तो बहुत पहले से लिखा जा रहा था संविधान। यहां तक कि एरिस्टोटल के समय, अरस्तु के समय, 4-5 हजार साल पहले यूनान में भी संविधान लिखने की परंपरा थी। और आधुनिक युग में भी देखिए, संविधान तो तानाशाही देशों में भी होता है। चीन में भी संविधान दिखेगा, नॉर्थ कोरिया में भी दिखेगा, पाकिस्तान में भी संविधान है, जहां कुछ ही वर्षों में, आज तक कोई सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई है और फिर अब असीम मुनीर के हाथ में सत्ता आ गई है। म्यांमार में भी संविधान है, बांग्लादेश में भी संविधान है, यूएस में भी है, जर्मनी में भी है, ब्रिटेन में भी है, जापान में भी है और भारत में भी है। तो लोकतांत्रिक देशों का संविधान लोकतांत्रिक होगा, तानाशाही देशों का संविधान तानाशाही होगा। तो लोकतांत्रिक संविधान है हमारा, इस बात की घोषणा हम अपने प्रियम्बल में ही करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी वांट टू मेक दिस कंट्री एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उद्घोष करता है हमारा संविधान कि हम देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, एक संप्रभु देश बनाना चाहते हैं, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाना चाहते हैं। सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता,
एकता, भ्रातृत्व, बंधुता के रूप में रखना चाहते हैं। हम इस देश में यूनिटी इंटीग्रिटी बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की जीवन की मर्यादा को स्थापित करना चाहते हैं। यही तो संविधान की प्रस्तावना कहती है और इसी के ऊपर पूरा संविधान है। तो जब यह संविधान बन रहा था तो हमने ये सुना है कि भाई इसके पहले संविधान सभा बनाने के विचार को लेके बार-बार इसकी बातें हो रही थी। एम.एन. रॉय ने पहली बार, मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1935 में संविधान के बनाने का विचार रखा। आगे चल के इसको कांग्रेस की कमिटीज में 1937 तक आते-आते जो है 1934 में उन्होंने संभवतः रखा था एम.एन. रॉय ने। 1935 तक आते-आते कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया कि संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान बनना चाहिए। बाद में अंग्रेजों ने भी इसका झांसा देना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर जब सेकंड स्टार्ट हुआ तो उसी में जो है वो आप देखेंगे कि अगस्त ऑफर में दिखाई दे रहा है, क्रिप्स कमीशन में दिखाई दे रहा है और अंतिम रूप से कैबिनेट कमीशन ने कहा कि भाई एक संविधान सभा बनेगी। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात में स्वीकार नहीं करती थी। मुस्लिम लीग ऑलवेज वांटेड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो धर्म के आधार पर संविधान सभा चाहते थे, तो ऐसी व्यवस्था वो बनाना चाहते थे। अब जब संविधान सभा कैबिनेट कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर बना तो ये निर्णय किया गया कि भाई संविधान तो बनेगा, चुनाव कैसे होगा? तो अब आम जनता तो भाग नहीं लेगी। हालांकि कहा गया कि आम जनता भाग ले, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ब्रिटिश प्रांतों में हुआ और जो है आमतौर पे जो क्षेत्र थे उनमें हुआ। तो कुल सदस्य 389 चुने गए, 389 बाय दी इनडायरेक्ट इलेक्शन। वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति थी, उसके थ्रू हुआ। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, उसके माध्यम से चयन किया गया। और कहने को तो था कि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन सभी देश के सभी धर्मों के सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया, तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी संविधान सभा। अब 389 लोग चुन लिए गए। अब सवाल यह हुआ कि विभाजन हो गया तो 299 ही बच गए। अब क्या किया जाए? तो फिर भी हमने हार नहीं मानी और हमने तय किया कि एक ऐसा संविधान बनाना है जो कि अपने आप में एक ऐसा संविधान होगा जो आम नागरिकों को, जो आम व्यक्तियों को एक अधिकार दे, देश को सर उठाने का मौका दे, दुनिया में भारत की पहचान बनाने का मौका दे। एक ऐसा देश बनाने की कल्पना हमने अपने संविधान में की। दैट वाज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट एट लीस्ट we established a new country on the plinth of Indian heritage। भारत की विरासत के ऊपर हमने एक भारत के संविधान की संरचना रखी। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि 60%, आप ये अंदाजा लगाइए कि 60% जो है लोग कहते हैं कि बोरोड है। अब देखिए एक बात है कि ये जो टॉपिक्स है ना, इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं और मेंस के लिए भी जानकारी चाहिए। लोग कहते हैं कि उधार का है, लेकिन आप समझिए कि 60% इसके जो प्रोविजन है वो इंडिजिनस है, वो भारतीय रूप से लिए गए हैं और भारतीय अपने अनुभव से लिए गए हैं, सांस्कृतिक विरासत से लिए गए हैं। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हमने ब्रिटेन से ली, लेकिन इसके पहले बुद्धिस्ट संघों में भी इसी तरीके की व्यवस्था थी। इवन द बुद्धिस्ट संघ्स वर फॉलोड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, चुनाव होता था, सारी चीजें चयन की जाती थी, तो बोरोड वन इंडिजिनस तरीके से था। ये 60%, आप समझिए कि 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये प्रक्रिया चली, तो कितना मेहनत का काम होगा। और इसमें 299 मेंबर्स थे और 299 मेंबर्स डिबेट में लगे। अंतिम रूप से जब 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो गया था, 24 जनवरी 1950 में इसको साइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस दिन 284 लोग थे, 284 पीपल, 284 लोगों ने इस पे साइन किया डॉक्यूमेंट को। और खाली 14 मिनट ही चली ये सभा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, खाली 14 मिनट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ा मेहनत का काम था ये।
और ये कोई आसान काम नहीं था। मैं वो बातें बता रहा हूं जो कि हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। जनरली वी आर नॉट गेटिंग सच इंफॉर्मेशन। हमारे पास केवल वही आता है कि 22 समितियां थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, 7 मेंबर्स थे, इतने लोग थे, विभिन्न समितियों के मेंबर्स थे और उन्होंने संविधान को लिख दिया। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पार्स कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन इन दोनों के पटेल जी थे। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम जानकारियां बटोरते हैं, लेकिन ये वाली जानकारी हम कम बटोर पाते हैं। तो ये जानकारी रहेगी तो आपको कम से कम कोई कहेगा कि ये सवाल मेंस में भी और इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। प्री में तो ये फैक्ट्स पूछे ही जाते हैं कि जो संविधान है क्या वो उधार का थैला है, इज इट बोरोड वन? तो जवाब है नहीं। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। बीएन राव ने तो 1946 में ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। अगस्त 1947 में अंबेडकर साहब जो है, बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, लेकिन उसके पहले ही बीएन राव ने एक मसौदा तैयार कर दिया था और 284 लोगों ने साइन किया। तो ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था और कोई आसान काम नहीं था। ये समझिए, ये फैक्ट्स भी बहुत जरूरी हैं। 165 सीटिंग हुई थी, 165 सीटिंग हुई थी, बैठकें हुई थी और 11 सेशंस या सत्र चले थे, 11 सेशंस चले थे और इतना लंबा कार्यकाल था कि 6.3 करोड़ रुपए उस दिन के हिसाब से लगे थे। टोटल एक्सपेंस है ये, एक्सपेंसेस, ये खर्चे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा खर्चा था। और पर डे 1 लाख रुपए लगा था, पर डे 1 लाख रुपीस का खर्च था। और ये मान के चलिए कि अगर आज की करेंसी में आपको बताऊं 2025 के हिसाब से, तो ये 400 से 500 करोड़ रुपए होंगे। इतना खर्चा हुआ था उस जमाने के हिसाब से। पूरे संविधान सभा का खर्चा था संविधान बनाने का 400 से 500 करोड़ रुपए। और यही देखते हुए सोचिए कितने देशभक्त लोग हैं कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो आगे चल के भारत के प्रेसिडेंट भी बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी कोई सैलरी नहीं ली थी। बोले कि ये राष्ट्र सेवा का विषय है, नो सैलरी। इट वॉज द ग्रेटेस्ट फीलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताइए कि कोई व्यक्ति, उस जमाने में हम ऐसी ऐसी कहानियां सुनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे कि हमारी जूते सिलने के लिए भी ना भेजो, मतलब जूते नए नहीं खरीदेंगे, सिलने के लिए भेज दो, अगर टूट जाए तो भी सिलते रहो, क्योंकि राष्ट्र का एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ये इस कदर के लोग थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये सोचिए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको लेके बड़ा महत्वपूर्ण थी, जिसने कि सभी चर्चाओं को एक कानूनी रूप दिया। 7635 7635 क्या थे ये प्रपोजल्स थे, मतलब संविधान सभा की विभिन्न समितियों ने प्रस्ताव भेजे और 2473 को एक्सेप्ट किया। किसने? ड्राफ्टिंग कमेटी ने, मसौदा समिति ने। इसी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को इन्होंने ही अंतिम रूप से संविधान को कानूनी रूप दिया, इसीलिए लॉ बना, आर्टिकल्स के रूप में लिखा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं कि ये आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, शिल्पी हैं संविधान के। क्यों? क्योंकि वो कानूनी रूप दिया। और ये समिति इतना महत्वपूर्ण थी कि सभी बैठकें क्लोज्ड डोर्स में हुई। आप अंदाजा लगाइए कि सभी बैठकें क्लोज डोर्स में हुई। केवल यही समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी सभी बैठकें बंद दरवाजे में हुई। के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या इस तरह के जितने भी लोग थे, अंबेडकर जी, ये बैठकों में बंद दरवाजे के अंदर डिस्कशन करते थे और फिर बाद में उसको प्रकाशित किया जाता था। तो इतना मेहनत से ये काम किया गया है, कोई ऐसे नहीं बन गया है संविधान की व्यवस्था। और ये सोचिए कि जब ये पूरा काम हो रहा था तो उस दौरान विरोध के क्षण भी थे, लेकिन सब लोग देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब ये कहा जाता है कि नेशंस फर्स्ट, जब हमारा संविधान बन रहा था, व्हेन वी फॉर्मुलेटेड
आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक समान विचारधारा थी। ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा थी। इसकी विचारधारा थी सब्जेक्टहुड टू सिटीजनशिप, गुलामी से नागरिकता तक। इसकी विचारधारा थी गुलामी से नागरिकता तक। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। इसके अलावा तो इसके अलावा हमारी ये व्यवस्था थी कि सब्जेक्टहुड टू सिटीजनशिप, मतलब कि अब ये व्यवस्था बन गई। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात कि हमने एक आइडियोलॉजी बनाई कि भाई संविधान सभा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें एक देश बनाना है। तो नेशन बिल्डिंग, आपसे कोई यही पूछ दे कि ऑब्जेक्टिव क्या था, तो राष्ट्र निर्माण, देश प्रथम, यही सब ऑब्जेक्टिव था। गुलामी से कहां तक? सिटीजनशिप तक, नागरिकता तक। अगली ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन विथ कॉन्टिन्यूटी, संविधान निरंतरता के साथ। माने हमारे पास संविधान तो है, लेकिन हमने ये कहा है कि कोई हम ही इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ये निरंतर है, ये रुकी हुई नहीं है। रुका हुआ नदी का जल भी सड़ जाता है। तो इसलिए व्हाट वी ड्राफ्टेड, कि हमने एक तरीके से संविधान को कहा कि निरंतर है, बहती नदी है, स्वच्छ है, इसमें संशोधन करिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से इसको बेहतर बना लीजिए। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप इंटरव्यूज में, मेंस में लिखेंगे तो अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे। यही सब तो नंबर दिलाते हैं, आम चीजें तो सब लोग लिखेंगे, इसीलिए आपको शिक्षकों की जरूरत है। बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कुछ अतिरिक्त करेंगे तो ही तो अतिरिक्त नंबर मिलेगा ना, ऐसे तो मिलेगा नहीं। आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान है, वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को बताता है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये क्या है भाई? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी मतलब संवाद शैली वाली लोकतंत्र। मतलब कि इसमें हम असहमत तो होंगे एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे के साथ संवाद भी रखेंगे। यही तो पक्ष विपक्ष की राजनीति है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? एग्रीमेंट ऑन डिसएग्रीमेंट्स, असहमतियों पे सहमति ही लोकतंत्र है, यही हमारा संविधान कहता है। तो ये कुछ हमारा जो संविधान है वो इस तरीके का है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इतनी आसान नहीं होती है, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई भी किसी तरीके की बवाल नहीं हुई, जैसा नेपाल में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, विभिन्न देशों में हुआ। और हम आज तक इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी एक तरीके से संविधान को एक ओरिजिनल डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर रखे हुए हैं। हमारी संविधान अपने आप में सर्वोच्च है। तो बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा? आपको क्या लग रहा है कि हमें ये मुद्दों के ऊपर भी बात करनी चाहिए? अगर एक कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो उसको आप मेंस में लिख पाएंगे, इंटरव्यू में बोल पाएंगे। आपसे कोई कह लेगा ना कि बोरोड है, उधार का थैला है, तुरंत ये जितने मैंने बातें बताई 5-6 बोल दोगे, चुप हो जाएगा। इंटरव्यू में भी और मेंस में भी लिख दोगे, नंबर बढ़ जाएगा। तो बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि क्या ये वैल्यू एडिशन वाली सेशंस हैं? कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं इसी तरीके किसी सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।